आर लेस प्रोटेक्टेड, कोई डाउट नहीं। Right. ऐसे व्यक्ति की जिसकी 2 डोसेज शुरू में लग गई हैं, he may have a risk of infection but not mortality, not of ICU, because vaccine immunity stays. However, if we have plenty and if we have an opportunity, then we must know as scientists, as doctors, that there is a possibility of making your risk lower and immunity higher. If a third dose is there, नहीं है तो नहीं है. So that doesn't mean कि आपके लिए mandate. So my answer to that, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये बात सुन close के on that to say, our policy makers, our expert groups are actually looking at this to see whether a booster should be given at least to high-risk individuals. And high-risk individuals would actually mean healthcare workers in which breakthrough infections are now being seen, or very elderly, or those with immune-suppressed people. But चक्कर ये है इस बात का कि ये जब तक एक्सपर्ट कमेटी नहीं कहेगी, इंडिया में सर्टेनली बूस्टर तब लगना चाहिए जबकि एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड कर ले। जो अमेरिका में हो रहा है doesn't necessarily mean that's the right thing for them. And by the way, vaccine equity at the moment is very important. I think our first step is that everybody gets double vaccinated, and I think that has to be the first step before we start talking about booster doses in the population. So basically, you have 3 parts. One is the adult eligible population that has to have the 2 doses, right? हाँ, और दूसरा कि जो बच्चे हैं अभी 18 साल से कम हैं, 12, तो उनको बच्चों को अगर जो हम 3 ग्रुप्स में बांटेंगे तो बचपन से मतलब पैदाइशी से लेके 18 साल तक कवर करना है हमको उनको। उसके 2 डेंजर्स हैं अगर जो हम उनको अनवैक्सीनेटेड छोड़ेंगे। एक तो उनको खुद का डेंजर है जिससे उनको तकलीफ ये हो सकती है कि वैसे आज का एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों में यूजुअली बहुत माइल्ड होती है, पर कई केसेस देखे भी गए हैं जिसके अंदर मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम आया है। तो अगर जो बच्चों के ऊपर इंटेंस होगा तो वो काफ़ी डेवस्टेटिंग होगा हमारे लिए। सो इसलिए हमें पहली एफर्ट तो ये है कि अपनी कंप्लीट कर लें 2 डोसेस अपनी एडल्ट पॉपुलेशन और बच्चों को कवर कर लें। अभी कोई एविडेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा तादाद में इवन हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको 6 महीने पहले लगी थी कि उनके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन अभी दिख रही है। अगर जो वो नहीं दिख रही है अभी तो ये अननेसेसरी होगा कि उनको प्रायोरिटी देके 3rd डोज लगाया जाए, क्योंकि हमारा अभी पूरा प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमें एक तो आंकड़े देखने हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो एक्सपोज्ड हैं उनमें कोई साइंस दिख रहे हैं कि रिकरेंस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है उनके अंदर, तो देन 3rd डोज की वो बनती है रुचिका कि उनको लगाया जाए। अगर जो हम इसी स्टेट में हैं जैसे हम देख रहे हैं, जो जैसे हम अपना हॉस्पिटल भी देखेंगे, हमारे 6000 डायरेक्ट मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उनमें से 4500 को लग चुके हैं। बाकियों को हेजिटेंसी थी पहली वेव में, बट 2nd वेव में उन्होंने मतलब हथियार रख दिए और अब उनको लग गई है, 2nd डोज लग रहा है। पर जिनको लगी थी पहले 6 महीने पहले जैसे हम सबको लगी थी एज फर्स्ट वेव, उनमें से 2-4 लोगों को ही री इन्फेक्शन हुआ है और वो भी इतना माइल्ड है कि उनको बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं। तो हमें इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है कि हम जंप नहीं करें इसी नी जर्क रिएक्शन से कि जी 4 जनों को हो गया तो सब डॉक्टरों को लगा दो और बाकी पॉपुलेशन को छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ऑब्लिगेशन है पहले सबको लगाएं, बच्चों को बचाएं, फिर जो अगर जो साइन दिखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर चाहिए तो फिर आप जरूर। डॉक्टर डैंग, क्या आप मानते हैं कि बहुत जल्द हम लोगों को एक बूस्टर डोज, 3रे डोज की जरूरत पड़ेगी? मैं अभी ये चर्चा सुन रहा हूं, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, इस समय बूस्टर की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि सिर्फ एंटीबॉडीज मेजर करने से हम नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी है कि नहीं है। हमारा इम्यून स्टेटस सिर्फ एंटीबॉडी के एविडेंस नहीं है, और भी कई बॉडी की पार्ट्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, जिनके द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिलती है। और साइंटिस्ट का यही कहना है कि अभी पहले 2 इंजेक्शन दीजिएगा और अगर बूस्टर की आवश्यकता पड़ी तो हमारे साइंटिस्ट विल गाइड अस कब लेना है, कितने समय के बाद लेना है। इस समय आई एम वेरी क्लियर, 1 dose followed by the 2nd dose and no booster till proper guidelines are there. Because उसके बाद
क्योंकि इसके बाद एक और प्रश्न उठेगा कि जब हम बूस्टर लें तो उसी वैक्सीन का लेंगे जो कि पहले लिया था, और वैक्सीन बेस्ड ऑन सम अदर मेथोडोलॉजी है। अभी तक जैसे कि आपने देखा होगा कि जर्मन के फॉर्मर वाइस चांसलर मार्केल ने पहले एस्ट्राजेनेका ली, उसके बाद उन्होंने फाइजर ली, उसके बाद उन्होंने देखा कि एंटीबॉडीज बढ़ गई हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है हमें इसके बारे में बहुत कम पता है। तो मेरी तो यही सोच है कि पहले 2 वैक्सीन दी जाए, पूरा देश वैक्सीनेट हो जाए, जब तक हमारे पास और सीरो सर्वेलेंस स्टडीज आ जाएंगी, पता चलेगा हमें कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है कि नहीं, उसके बाद ही हम बूस्टर के बारे में विचार करें। इस वक्त जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं उनके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि थर्ड वेव क्या आएगी, आनी ही है, कब आएगी? क्योंकि चर्चा तो ये हो रही थी कि अक्टूबर में आ जाएगी, अक्टूबर तो स्टार्ट हो गया, थर्ड वेव का अभी कोई निशान नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इस बहस को या इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर डैंग, आपसे शुरू करते हैं। थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन वो इतनी सीवियर नहीं होगी जितनी फर्स्ट और सेकेंड वेव्स थी। उसका सबसे पहला कारण है कि वैक्सीनेशन काफी ज्यादा लग चुकी है। सरकार के पूरे प्रयत्न है कि वैक्सीन लगती जाएगी। दूसरी बात है कि एक ट्रायज होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायज जिसको कहते हैं, जिसमें है होस्ट, वायरस एंड द सराउंडिंग्स। इन तीनों में से जो कि वायरस है वो तो म्यूटेट करता ही जाएगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं, हर साल हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाते हैं और हर साल उसका एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन निकलता है। एक ये युद्ध है और हमारी रणनीति उस वायरस के अगेंस्ट है कि हमें कैसे बचना है। वायरस म्यूटेट करता जाएगा, वो एस्केप करना चाहेगा कि जिसके पास एंटीबॉडीज है, जो वैक्सीन है, उनसे हम बचते रहें। इसलिए वैक्सीन डेवलपर्स विल हैव टू कीप ऑन मेकिंग वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट दोज म्यूटेंट स्ट्रेन विच आर अकरिंग। जब भी जितने प्रकार के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, उनसे बच के रहना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर आई फिनिश, द ट्रायज का तीसरा हिस्सा एक वायरस था, एक होस्ट था, जो कि हम अगर केयरलेस हो गए, जैसे अभी तक चर्चा हो रही थी, तो वायरस हमारे पास हमेशा आ सकता है। तो हमें इस बात का पूरा प्रयत्न करना है कि जो भी नॉर्म्स है उनको मेंटेन करके रखें और वायरस को अपने अंदर ना घुसने। डॉक्टर सरीन, एक बड़ा सवाल है म्यूटेशन को लेकर। वायरस का आकार बदलना लगभग तय है, लेकिन क्या वायरस म्यूटेट होके और खतरनाक हो जाएगा जैसे डेल्टा वेरिएंट हुआ, या म्यूटेट होके और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा कि इतना नुकसान ना पहुंचाए? क्या जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट सामने आया उसके बाद वायरस का और भी खतरनाक होना संभव है, या फिर अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई होता जाएगा, या फिर अभी कह पाना संभव नहीं? राहुल, पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा थर्ड वेव के बारे में, देन आई कम टू म्यूटेशन। करीब 6 महीने पहले दिल्ली में एक सीरो सर्वे हुआ, उसमें लगभग 55-60% लोगों में एंटीबॉडी थी। मेरी अपनी फीलिंग है अब वैक्सीनेशन को मिला के प्लस एक्सपोजर को मिला के हो सकता है 70-80 इवन 90% लोगों में एंटीबॉडीज बन गई होंगी, एंड दिस इज गुड फॉर आवर हर्ड इम्यूनिटी। देयरफॉर वी आर समवॉट प्रोटेक्टेड। तो लोगों को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर थर्ड वेव आ गई तो हमारा क्या होगा। वी हैव इनफ रेजिस्टेंस इन ए वे, बट दैट डज नॉट मीन वी टेक अवे आवर मास्क। कमिंग टू म्यूटेशंस, दिस इज ए रैंडम हिट फिनोमिना। जैसे मैं हेपेटाइटिस बी पे काम करता हूँ या सी पे काम करता हूँ, तो लगता है कि भाई 10,000 बार वायरस मल्टीप्लाई करेगा, एक म्यूटेशन होगी। इसी तरीके से ये वायरस मिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, तो हंड्रेड्स ऑफ म्यूटेशंस होंगी ही, और रैंडमली एक म्यूटेशन ऐसी होगी जो हमारी इम्यूनिटी को ब्रेक कर सकती है। इट कैन कम इन दिस ईयर, इट कैन कम नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बच्चे हमारे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए। तो मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक ये खतरा है कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा बाहर गया हो, बाहर से आया हो, वैक्सीनेट नहीं हुआ हो, तो वायरल म्यूटेंट्स आ सकते हैं। तो मेरी अपनी ओपिनियन में म्यूटेशंस आर ए हाई रिस्क। दिस इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट वायरस, एंड एनी टाइम इट कम्स इट कैन ब्रेक अवर इम्यूनिटी। देयरफॉर जब तक ये बिल्कुल एंडेमिक नहीं हो जाए, हमें म्यूटेशंस का, और हमारी सीक्वेंसिंग लैब्स बहुत अच्छी हो गई हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द नेशनल सीक्वेंसिंग फैसिलिटी,
तो अभी तक जो वेरिएंट आए हैं, जैसे डेल्टा प्लस था, डेल्टा के बाद में नए म्यूटेंट्स हैं, वो आ रहे हैं, बट दे आर 1% to 2% of the total population. Therefore, we are not worried about mutants, but we have to keep our eyes open and do keep sequencing very rapidly. And we need a pan-corona vaccine, not one or two, not against Delta, not, we have to have a different vaccine, and the Indian DNA vaccine or the nasal vaccines, I think they are going to be very big in this. DNA vaccine will cover everything. डॉक्टर सेठ, जो माता पिता हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि स्कूल जब से शुरू हो रहे हैं तो बच्चों को वापस भेजा जाए या नहीं। मैं देखता हूं कि पेरेंट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे एकदम इंडिया पाकिस्तान एकदम जबरदस्त लड़ाई सी चलती रहती है। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि नहीं अब सेफ हो गया है, भेज देना चाहिए, कुछ को लगता है कि बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, और जो भेजना चाहते हैं वो बेहद गैर जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आप इस बहस को क्या कैसे देखते हैं? जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं? देखो राहुल, एजुकेशन एज अ होल सफर की है, एंड मैंने ऐसे एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं जो कि आप स्क्रीन पे भी कर लेते हो, बट इवन ग्रोथ, इवन इंटरैक्शन, इवन इंटरमिक्सिंग, हर तरह से बच्चे की एजुकेशन 1.5 साल जो सफर की है बहुत बड़ा होता है। अब वो समय आ गया है कि विथ फुल प्रिकॉशंस, और आपको पता ही है कि अगले होपफुली बाय द नेक्स्ट मंथ वैक्सीनेशंस आल्सो ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल स्टार्ट। उम्मीद तो यही है, और जहां तक सुनने को आ रहा है, नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हमने अगर पूरी प्रिकॉशंस लेके बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वी आर वरीड कि नेक्स्ट वेव बच्चों की होगी, बट वी ऑल्सो नो वन एस्पेक्ट इज कि बच्चों को इन्फेक्शंस कम सीरियस होते हैं, बट कंसर्न ये भी होता है कि वो बच्चे घर में इन्फेक्शन लाएंगे तो कहीं बड़े बूढ़ों को ना इन्फेक्शन हो जाए। होपफुली मोस्ट ऑफ द पीपल एट होम, एटलीस्ट द एल्डरली, आर ऑल वैक्सीनेटेड बाय दिस टाइम, या हो गए होने चाहिए, बिकॉज वो तो प्रथम ग्रुप था जिनको वैक्सीनेशन लगी थी। सो इसीलिए अब वो ओपनिंग आनी चाहिए। यस, स्कूल्स खुलने चाहिए, बट विद ऑल फुल प्रिकॉशंस। हम यही बार बार कहते हैं, मैं आपकी बात को यहाँ पे प्रिकॉशंस कभी ना छूटें। नहीं, एक सेकंड सर, मेरा बच्चा 5 साल का है। जी हाँ, आप कह रहे हैं विद फुल प्रिकॉशंस, आप उसको बोल दो आधा घंटा भाई तू मास्क लगा के ले ले, वो रखेगा ही नहीं, वो उतार देगा। तो आप जब बोलते हैं विद, उसको वैक्सीन अभी लगी नहीं है, आप कह रहे हैं फुल प्रिकॉशन, कोई उसके मुंह पे मास्क आधे घंटे ज्यादा रख ही नहीं सकता है। आप कैसे होगा जब स्कूल गए तो क्या प्रिकॉशन होगा? सर राहुल, ये डिलेमा है। आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू बी कंफर्टेबल विद दैट थॉट प्रोसेस। देखिए, ये अगले 3 महीने तक एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो कि पॉलिसी से नहीं कवर होगा। वो कवर होगा आपके खुद के कॉन्फिडेंस से, आपके खुद की क्रिएशन से। ये 3 महीने की बात है, इट इज नॉट फॉर एवर। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी को, पीपल आर कॉन्फिडेंट कि उनके बच्चे, जो कि बड़े भी बच्चे हो सकते हैं, प्रिकॉशंस लेंगे। वो आफ्टर ऑल अभी भी मिक्स कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अभी भी बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से। अगर स्कूल और बच्चे प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो जरूर भेजिए। अगर अभी भी आपको वरी है तो ये कंसर्न अगले 2-3 महीनों की होगी, और उसके बाद ये कंसर्न्स कम होती जाएंगी। तो 3 महीने बाद बच्चों को भेजा जाए स्कूल, डॉक्टर त्रेहन, या फिर आपको लगता है कि स्कूल भेज दिया जाए भगवान का नाम लेके? नहीं, देखो ऐसा है कि जो बड़े बच्चे जिनके एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं, जो 12 से ऊपर हैं, उनके लिए एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वो रूल्स शायद फॉलो कर लेंगे, क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ इट। जो छोटे बच्चे, इट्स नेचुरल कि अगर 5 साल 6 साल के बच्चे को जो एक दूसरे को देखेंगे तो उनका फर्स्ट रिएक्शन एक दूसरे को हक करना है। और आप अगर जो इसका क्लियर कहीं भी नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि कैलिफोर्निया ने आज ही अनाउंस किया है कि उन्होंने स्कूल खोल दिए थे कि अब ओनली चिल्ड्रन हु हैव बीन वैक्सीनेटेड ट्वाइस विल बी एबल टू कम, उनको और बच्चे नहीं आ सकेंगे। तो ये आप देखोगे बेंगलोर में 40 बच्चों को एक स्कूल में आउटब्रेक हुआ है। सो इसलिए अगर जो हमने 18 महीने 20 महीने से ये प्रिकॉशन लिया है कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, तो आने वाले 1-1.5 महीने में ये उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएगी। और ये भी जाहिर है हमें पहले से कि एक शॉट के बाद भी कोई 40-50% इम्यूनिटी आ जाती है, और बच्चों में शायद और भी ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जल्दी। तो इसीलिए मेरे विचार में तो छोटे बच्चों के लिए अभी और 3 महीने क्या जनवरी से स्कूल शुरू करना जायज़ रहेगा।
कोई भी डॉक्टर हो, वो अपने काम में जिंदगी और मौत के तमाम सवालों से जूझता रहता है। डॉक्टर डैंग, मैं चाहूंगा कि आप हमें उस एक दिन या उस एक वाक्य के बारे में बताएं बीते एक साल में, जब आपने कुछ ऐसे देखा जो आपने कभी ना देखा हो, या ऐसा कुछ आपको करना पड़ा जो आपने कभी ना सोचा हो कि इस तरह का भी कोई फैसला लेना पड़े। राहुल, आपने एक बहुत कठिन प्रश्न पूछा है कि एक दिन के बारे में क्या बताऊं। वो तो एक पूरा साल था और हर साल एक नई दुर्घटना हुई। ऐसे वाकयात हुए जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कि माफी चाहता हूं ये कहते हुए कि मुझे अपने जानने वाले के लिए एक बेड नहीं मिला, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। ये नहीं कि सफदरजंग हॉस्पिटल खराब है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। वहां के रेजिडेंट्स ने दिल जान लगाकर पूरी सेवा करी, लेकिन उस मेरे जान पहचान के व्यक्ति के रात को 3 बजे मृत्यु हो गई। 3 बजे मृत्यु होने के बाद मुझे प्रॉब्लम रही कि मॉर्चरी तक ले जाने के लिए 12 घंटे मैं अगेन फिर विद ऑल ह्यूमिलिटी आई कैन से कि इतने लोगों को जानते हुए भी एक हर्ष वैन नहीं अरेंज कर सका। ये आपका हाल था? ये हाल मेरा था। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना दुख हुआ। एक जिनको अपनी छोटी बहन समझता था, मुझे शनिवार रात को फोन आता है कि भाई मुझे तबीयत खराब लग रही है, टेस्ट कर दो। शनिवार रात को टेस्ट किया, रात को 1 बजे रिपोर्ट दी। दिसंबर का महीना था, पॉजिटिव था। कहते भाई मैं सिर्फ 2 डॉक्टर्स को जानती हूं, एक आपको और एक डॉक्टर है मैक्स में, मैं उनको जानती हूँ, किसी तरह से मुझे बेड दिलवा दो। बहुत कोशिश करके उनको बेड मिला वहां पर, और उसी दिन मंडे शाम को मुझे पता चला कि वो गुजर चुकी थी। तो कितनी कहानियां सुनाऊं, कितने किस्से बताऊं। डॉक्टर त्रेहन के हॉस्पिटल में आई थिंक सर गेव द बेस्ट सर्विस पॉसिबल विच आई कैन थिंक ऑफ। सबने करी, लेकिन वेदांता गेव एन एक्सेप्शनल सपोर्ट, एक्सेप्शनल हेल्प टू आवर प्राइवेट पेशेंट्स हु कुड अफोर्ड इट। वहां पर एक्मो के ऊपर हमारी एक बहुत क्लोज मित्र को डाला गया। 1-1.5 महीना स्ट्रगल करने के बाद फिर वो नहीं रही। रोज एक नया किस्सा। लेकिन दूसरी ओर से बहादुरी के किस्से भी देखे। लोग बोलते हैं, सरकार बोलते हैं जाके सैंपल लेकर आओ घर जाकर। हमारे फ्लेबोटमिस्ट, हमारे सैंपल लेने वाले बिना सोचे हुए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब ने सीना तान कर छोटी छोटी गलियों में जाकर, इमेजिन करिए राहुल, किसी से बस पूछूंगा जो ऑडियंस में है, किसी को बोलो कि मुंह खोलो आ, और दूसरा सैंपल ले रहा है एक स्वॉब से, उसके अंदर सैंपल ले रहा है और मैं चाहता हूं कि क्या कर रहा है और वह खांसी कर रहा है, जब भी वो वहां से सैंपल लेकर अगली जगह सैंपल लेने के लिए जा रहा है। सैंपल लेने के लिए कोविड के दौरान जितने भी यंग लड़के आए या लड़कियां आए, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार हम तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि वाकई में इस तरह का खतरा मोल लेना, जब आपको मालूम है कि सांस लेने से या मुंह खोलने से वायरस फैल सकता है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। न केवल आपकी, आपकी पूरी टीम की और इस तरह का काम करने वाले तमाम लोगों की हम लोग बहुत हर रोज सुबह 7:30 बजे मेरे पास 22 लोग थे जो घर से सैंपल लेने जाते थे। 7:30 बजे सर्दियों के महीने में भी मैं खड़ा होकर उनको एक मॉरल बूस्टर मैसेज देता था। कहता था ये जंग पाकिस्तान के साथ नहीं है, एक जंग एक ऐसे विरोधी के साथ है जिसे हम देख नहीं सकते, और हमारे सोल्जर्स आप हैं। यस, मैंने लोगों को सफर करते देखा, लेकिन बहुत खुश हूं कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने हाथ मिलाकर, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, टीचिंग स्टाफ हो, फ्लेबोटमिस्ट हो, टेक्नीशियंस हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, सबने इतना अच्छा प्रयत्न करा है, इतना ज्यादा काम करा है, जब भी आज की तारीख में मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारा देश बाकी सब देशों से आगे बढ़ा है, और इसी प्रकार हम वी आर नियरली ओवर द बेंड। डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर भी आखिरकार इंसान होता है। आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो स्टाफ हैं, उनका मोराल बना रहे, ये आपके लिए कितना मुश्किल था ऐसे टाइम पर जब एक के बाद एक वायरस की मिसाइल आ रही है और किसी को ना मालूम कि किसको लगे मिसाइल किस रूप में? ऐसे में अपनी टीम को मोटिवेट करना या उनका मोराल बनाए रखना कितना मुश्किल था? आप कोई एक वाकया बताएं
जिसको देख के आप ही खुद परेशान हो? तो मैं 2 वाक़या आपको बताऊंगा कि जब पहले पेशेंट्स हिंदुस्तान में पाए गए, 14 इटालियंस विजिटर्स थे जो राजस्थान में पाए गए, तो वो पॉजिटिव निकले। किसी को पता भी नहीं था, यहाँ के हमारे को भी नहीं पता था कि ये कोविड-19 होता क्या है। तो हमें रिक्वेस्ट आई गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू कि इनका ध्यान किया जाए। तो मैंने अपनी टीम को बुलाया और मैंने पूछा कि ये हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई है, क्या करना चाहिए, आप लोग तैयार हैं? बिकॉज इतना खौफ फैला हुआ था कि क्या चीज़ है, ये लोग मर रहे हैं। दुनिया में तो बहुत मौत हो चुकी थी, इंडिया में भी आया नहीं था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे को कितनी खुशी हुई बात सुन के कि सारे 3 जने जो बाहर सामने मेरे बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर जो कोई कर सकता है तो हम कर सकते हैं, आप उनको लाइए अभी। तो उस दिन से जो मोराल मैंने देखा है हमारे डॉक्टरों में, हेल्थ केयर वर्कर्स में, सपोर्ट सर्विसेज में, कि सारा दिन रात लगे रहे और लोड बढ़ता ही गया, पर फिर भी लोग लगे रहे। दूसरा वाकया जो ये बोलिए कि मोराल, मेरे को तो खैर हमारा तो मोराल इसलिए कि जब मैं खुद खड़ा था वहाँ तो लोगों का मोराल कि भाई सब इकट्ठे हैं हम, तो इसीलिए वो मोराल तो अच्छा ही रहा थ्रू आउट। पर एक दिन मैं खुद ब्रेक डाउन हुआ, जिस दिन 750 पेशेंट ऑक्सीजन पे थे हमारे हॉस्पिटल में, 300 आईसीयू में थे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ना रेफरल्स बहुत आए, जो लोग कहीं ज़्यादा बीमार थे, तो हमारे पास 300 आईसीयू बेड्स हैं, सारे फुल थे और तब भी वेटिंग लिस्ट थी। उस दिन रात को हमारे पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और कंजप्शन मतलब ये था कि अगर जो उनको कुछ होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी तो है ही है, बट एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरी थी। तो मैंने उस टाइम एक ही बार सोचा कि क्या मैं वापस आया हिंदुस्तान ये गलती करी? 30 साल पहले आया था, आज तक उस दिन रात तक ये कभी ख्याल नहीं आया था। ये और हर वक्त ख्याल आया था कि बहुत अच्छा किया वापस आ गया। फिर मैंने फोन उठाया, मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक बहुत बड़े मतलब पोजीशन पे जो है मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया कि ये बात है। तो 1 घंटे में उन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाई और सब जानें बच गई, वरना आपके यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाता सब लोग। बहुत मुश्किल में से गुजरते हम। तो ये मैं ये भी बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट दी। गवर्नमेंट ने हर चीज को घुमा फिरा के कैसे भी जरूरत पूरी करनी शुरू करी। और हॉस्पिटल्स में भी तकलीफ हुई, हमने आपस में सिलेंडर शेयरिंग भी करी, पर सारे हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल कंजम्पशन है ऑक्सीजन की वो 2200 टन पर डे है फॉर मेडिकल गैसेस। और एट द पीक ऑफ दिस वेव जो किसी को सरप्राइज थी कि 4 लाख तक पहुंच गई, 10,000 टन से ज्यादा थी डिमांड। उसको भी मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ही नहीं, इंडस्ट्री ने बहुत साथ दिया। जितनी स्टील इंडस्ट्री है उन्होंने इमीडिएटली अपनी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको रिपर्पस किया मेडिसिन के लिए, और ट्रक्स के ट्रक्स भर के, सिलेंडर के सिलेंडर भर के भेजे हॉस्पिटल्स को। सो हिंदुस्तान जो सरवाइव किया है ये सेकंड ऑनस्लॉट, जो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे हमारी तादाद ही कितनी है, चाहे परसेंटेज हम जो भी सोचें, हमारी 130 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन जो है, इसको बचाना इस इतनी खौफनाक सिचुएशन से, मैं कहूंगा कि जनता की आप कहें कि साथ सबने दिया, पर हर एक पहलू पे इंडस्ट्री ने, डॉक्टरों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने और गवर्नमेंट ने साथ मिलकर ये जंग लड़ा है। और इसीलिए हम आज यहाँ खड़े हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया की मोर्टेलिटी दुनिया से कम ही है। डॉक्टर सरीन, वक्त खत्म हो रहा है। खत्म करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आफत कब खत्म होगी? ये जो हमारी जिंदगी थी, जैसी हुआ करती थी, लोगों से मिलना, उठना, बैठना, घूमना फिरना, कब आपको लगता है कि जिंदगी हूबहू वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी, या कभी होगी भी? देखिए, जिंदगी जो है सिर्फ यादें हैं, अच्छी यादें रखें। जैसे कि कई बार हम लोग जीते हैं इस युद्ध में, तो जिंदगी बहुत अच्छी मुस्कान वाली है। अगर बुरी ही रखेंगे तो दुख वाली होगी। पर हाँ, मुस्कान वाली जिंदगी अभी जी सकते हैं, पर मास्क लगा करके उसको दिखाएं नहीं। ऐसे पता चलेगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं या परेशान हैं? दिल खुश है तो आप खुश, आंखें हैं ना,
नजर से पता लग जाता है जो मुंह से नहीं आता है, वो नजर का अच्छा कि नजरिया। आपके भीतर डॉक्टर के अलावा एक कवि भी छिपा है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये इसकी मैं एक छोटा वाकया जो आपने पूछा नवीन से, बहुत पहले जब 21 को लॉकडाउन हुआ मार्च को, 22 को दिल्ली में सबसे पहले कमेटी बनी कि आप जाकर के देखिए, और मुझे थोड़ा सा जिम्मेदारी दी। मैं गया LNJP, बाहर में 2 डॉक्टर मिले, उनमें से दोनों इंटर्न थे। मैंने कहा भाई तूने कितने मरीज देखे आज? बोले सर 75। मैंने कहा तूने 75 मरीज देखे, तू अभी भी हंस रहा है? बोले सर सेंचुरी नहीं हुई। I clapped and I want you to clap for all interns. वो सरदार जी बच्चा, मैंने कहा तू यहाँ से छोड़ के बाहर जाएगा, तेरे को लंदन तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा। बोले मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो he was one of those early guys. And second, I remember the instance when we started plasma therapy, July 1st last year. And there were occasions, we put a single signboard, कोरोना को दिल से आप प्लाज्मा दीजिए और अपने मन में जो हो वो लिख के जाइए।